जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्ता साम्राज्य की या गुप्ता एम्पायर की। कौन कौन से मेजर रूलर्स थे, क्या अचीवमेंट्स रहे थे, और साथ ही डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगभग मौर्यन पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड के बीच में सीडीएस ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं या किस तरह के पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन जब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, यानी कि लास्ट लेक्चर में जब हमने बात करी थी, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का कुछ मेजर हिस्सा बचा हुआ था। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद आज ही के लेक्चर में हम गुप्ता एम्पायर को भी पूरा पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले जो बचा हुआ हिस्सा था हमारा। और जैसे कि आज के टॉपिक्स पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के कुछ टॉपिक्स को भी हम देखेंगे और लार्जली गुप्ता एम्पायर को भी हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। यहाँ पे जो टॉपिक बचा हुआ था पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर, वो टॉपिक था कुषाण एम्पायर का। हमने इंडो ग्रीक्स की बात कर ली थी, हमने सीथियंस की बात कर ली थी, साथ ही साथ हमने पार्थियंस की भी बात करी थी। लेकिन उत्तर मौर्योत्तर काल के अंदर जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे या जो फॉरेन पावर्स आई थी, जिन्होंने की बड़े एम्पायर्स कायम किए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुषाण ही है। और बिना कुषाणों की बात किए पोस्ट मॉडर्न पीरियड कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। तो आइए चलिए देखते हैं कुषाणों का क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से उन्होंने रूल किया था। पहले यहाँ पे दो मैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दो मैप्स से आपको ये बात समझ में आएगी कि कुषाणों का साम्राज्य कितनी दूर तक फैला हुआ था। हाउ फार द एम्पायर ऑफ कुषाण्स वॉज स्प्रेड। ये दोनों नक्शे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी कुषाणों का साम्राज्य फैला हुआ था। मच ऑफ द अफगानिस्तान रीजन, भाई आज का जो अफगानिस्तान का इलाका है, उस अफगानिस्तान के इलाके में कुषाणों का साम्राज्य फैला हुआ था। इवन तालिबान की गवर्नमेंट के आने से पहले कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि तालिबान की गवर्नमेंट 90s में आनी शुरू हुई अफगान सिविल वॉर के बाद में, उसके पहले अफगानिस्तान जब काफ़ी डेवलप्ड हुआ करता था एज कंपेयर टू टुडेज अफगानिस्तान, तो वहाँ पे कई होटल्स के नाम कनिष्क रखे गए होते थे। यानी कि वहाँ के लोगों ने भी उस हेरिटेज को बरकरार रखा हुआ था कि किसी ज़माने में कनिष्क हमारा एंसेस्टर हुआ करता था। आज जो अफगानिस्तान का इलाका है, लार्जली वो कुषाण एम्पायर हुआ करता था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से भी नॉर्थ में, जिसे हम ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहते हैं, और इन इलाकों में किर्गिस्तान के इलाके में भी ये साम्राज्य फैला हुआ। इट वेंट एज फार एज अप टू द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना ऑफ टुडे। बट एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ ये साम्राज्य भारत के अंदर भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। जैसे आप देख सकते हो, लगभग ये जो पाकिस्तान का पूरा सिंध प्रोविंस है, यहाँ पे भी ये साम्राज्य फैला हुआ था। और ये साम्राज्य आगे निकल के पाटलिपुत्र तक जाता है, यानी आज के मौजूदा बिहार के पटना तक। और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया यानी कि मथुरा और विदिशा तक के इलाकों में इनका होल्ड रहा था। और इतना बड़ा साम्राज्य कुषाणों ने अगर बनाया था, और इसीलिए मैंने कहा कि बिना कुषाणों की बात किए हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वही नक्शा है जिसमें ये आप देख सकते हो कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कुषाणों ने दो राजधानियां बनाई थी। दे हैड टू कैपिटल्स। वन वॉज तक्षशिला, जो कि एक बहुत एंशियंट इंडियन टाउन था, अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है वो, और उसे तक्षशिला कहा जाता है। लेकिन किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर भी हुआ करता था और एक बहुत ही फ्लरिशिंग टाउन भी हुआ करता था। और इस तक्षशिला के पास में पेशावर नाम की जगह थी, जिसका नाम है पुरुषपुर। मैं दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूं, लेट्स यूज दिस वन। ये जो इलाका दिख रहा है तक्षशिला के ठीक नॉर्थ में आपको, दिस इज कॉल्ड एज पुरुषपुर। और ये जो तक्षशिला के पास पुरुषपुर का इलाका है, इट वॉज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ कुषाण्स इन द नॉर्थ। या अगर मुख्य राजधानी की हम बात करें कुषाणों की, तो यही मुख्य राजधानी थी, जिसको आजकल पाकिस्तान का पेशावर शहर के नाम से जाना जाता है आजकल पाकिस्तान में। लेकिन ये पहले पुरुषपुर कहा जाता था और कुषाणों की एक राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जैसे कि हम बात करें कि कुषाणों का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, सो दे नीडेड टू कैपिटल्स टू एडमिनिस्टर प्रॉपरली, स्पेशली दीज नॉर्थ इंडियन रीजन्स। और इसीलिए इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट कैपिटल हुआ करती थी, वो हुआ करती थी मथुरा। तो हियर इज द लोकेशन ऑफ मथुरा। So they had
टू कैपिटल्स. What were their capitals? One was पेशावर, एक तो पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, एंड वन इज मथुरा ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. तो इन दो राजधानियों के साथ इतने बड़े साम्राज्य को रूल करने वाले कुषाण कैसे रूल करते थे, कौन कौन से उनके मेजर रूलर हुआ करते थे. जो सबसे मेजर रूलर होता है कुषाणों का, चलिए कुषाणों के थोड़े ओरिजिन के बारे में हम बात कर लेते हैं इस ब्लैंक स्लाइड में. कुषाण्स कहां से इनका ओरिजिन हुआ था? कुषाण्स. अब ये कुषाण जो थे, ये कुषाण क्यों कहे जाते थे, ये कहां से आए थे और इनका ये नाम क्यों था? क्योंकि हमारी आदत है हमेशा कि जब भी कोई नाम हम पढ़ते हैं तो हम उस नाम को ब्रेक करके उस नाम के पीछे के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं. उससे उसके बारे में या उस पावर के बारे में हमको काफ़ी जानकारी मिलती. आप लोगों का भी यही अप्रोच होना चाहिए. जब आप स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो जो भी टर्म आपको मिलती है आप उस टर्म को ब्रेक करें, उस टर्म को समझने से पहले उसको ब्रेक करें और ब्रेक करके उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें. उसके बाद जब आप उसकी प्रोसेस को या उसकी डेफिनेशन को समझोगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी. तो कुषाण जो है ये एक ट्राइब थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे. मैं लिख देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. द कुषाण्स were originally Kushang branch of the Yuchi tribe of the Central Asia. दरअसल मध्य एशिया की कोई कबाइली जनजाति थी, कोई कबीला था जिसका नाम यूची कबीला था. उसी यूची कबीले के अंदर एक शाखा थी, एक ब्रांच थी जिसको सेंट्रल एशिया में कुशांग कहा जाता था. लेकिन ये लोग जब वहां से माइग्रेट होके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं और अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं तो इन्हें कहा जाता है कुषाण. तो ये कुशांग से भारतीयकरण इनका हो जाता है, एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन वाइज, तो वो हो जाता है कुषाण. तो ये नाम ऐसे क्रिएट हुआ इनका कुषाण क्योंकि ये कुशांग शाखा के थे, यूची ट्राइब के. देयर फाउंडर in India was Kujul. कुजूल कटफिसिस. कुजूल कटफिसिस इस डायनेस्टी का फाउंडर था जिसने इनके रूल की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे पहली बार करी थी. लेकिन इस डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर था उसके बारे में हमको पढ़ना है. हाउएवर देयर ग्रेटेस्ट रूलर was कनिष्क. इनके महानतम शासक कौन थे? सम्राट कनिष्क, जो कि काफी महान माने जाते हैं. इनको सेकंड अशोक भी कहा जाता है. क्या इनके अचीवमेंट्स थे, एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले कनिष्क के बारे में, ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये सम्राट कनिष्क का इश्यू किया हुआ एक गोल्ड कॉइन है जिसके ऊपर सम्राट कनिष्क की ही इमेज लगी हुई है. लंबी सी दाढ़ी है, लंबी सी मूछें हैं, एक मुकुट सा पहन रखा है उन्होंने और एक भाला लेके खड़े हुए हैं जो कि उनकी हाइट से ऊपर जा रहा है. लगभग 6.5 फुट या 7 फुट का भाला लेकर वो खड़े हुए हैं. और ऐसी इमेज का एक सिक्का जो कि गोल्ड का कॉइन है हमको मिलता है सम्राट कनिष्क का. अब सम्राट कनिष्क के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि पहली चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि सम्राट कनिष्क की 2 राजधानियां थी. एक पेशावर थी जिसको पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था और दूसरी राजधानी इनकी मथुरा हुआ करती थी. क्योंकि ये बहुत बड़े रूलर थे, बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था, इसीलिए इनके कोर्ट में यानी कि इनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे.
जैसे पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक एंड मथारा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, दीज आर अश्वघोष, वसुमित्र एंड नागार्जुन एंड चरक। ये चारों कौन थे? अश्वघोष एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ऐसा कहते हैं कि जब कनिष्क की सेनाएं उत्तर भारत में इन्वेजन कर रही थी, तो वो पाटलिपुत्र तक के इलाके में इन्वेजन करके उसको अपनी टेरिटरी के अंदर शामिल करते हैं। और पाटलिपुत्र में ही उनको अश्वघोष नाम का एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलता है, जिस बुद्धिस्ट मॉन्क को वो अपने साथ ले आते हैं पेशावर। और फिर बाद में इन्हीं अश्वघोष के इंस्पिरेशन से या इन्हीं अश्वघोष के इन्फ्लुएंस से कनिष्क बुद्धिस्ट भी हो जाते हैं। दूसरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वसुमित्र। वसुमित्र भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और इनका इंपॉर्टेंस इस बात में है कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो सम्राट कनिष्क ने ही करवाई थी, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने प्रेसाइड किया था, ये उसके प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के लीडरशिप में ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। नागार्जुन जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे और साथ ही साथ नागार्जुन एक बहुत अच्छे मेटलर्जिस्ट भी थे। एक बहुत बढ़िया क्या थे? मेटलर्जिस्ट भी थे और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर भी थे। चरक वॉज अ फिजिशियन। चरक संहिता की रचना चरक ने करी थी, जो कि अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है मेडिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो ये सारे बड़े बड़े विद्वान सम्राट कनिष्क के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। कनिष्क कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन इन कश्मीर। तो इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी कुंडलवन कश्मीर में। अब ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, लगभग 101 एडी में हुई थी ये। इससे पहले जो तीसरी बौद्ध संगीति या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो लगभग 250 ईयर्स बीसी हुई थी, जो कि सम्राट अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में। उनसे पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में हुई थी, जो कि किसने करवाई थी? जो करवाई थी कालाशोक ने। और कालाशोक ने इसको कहाँ पे करवाया था? कालाशोक ने इसको करवाया था वैशाली में। और उनसे भी पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो राजगृह में हुई थी, जिसको अजात शत्रु ने करवाया था। तो ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स को आप याद रख लेना। जहां तक इस बुद्धिस्ट काउंसिल का सवाल है, ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का एक रिजल्ट निकल के आया था। और ये रिजल्ट क्या निकल के आया था चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का? वो रिजल्ट ये निकल के आया था कि बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इन 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स कौन से थे? हीनयान एंड महायान। दरअसल हुआ ये था कि जितने भी ये इंडो ग्रीक्स थे या कुषाण्स थे, ये सारे के सारे लोग ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म तो अपना चुके थे, लेकिन ये गौतम बुद्ध को एक देवता मानकर देवता की तरह पूजना शुरू कर चुके थे। और इस बात को लेके भारत के बाकी के बुद्धिस्ट्स में और उन लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे कि जो मेन लैंड इंडिया के बुद्धिस्ट थे, वो ये कहते थे कि उत्तर पश्चिम के जो बौद्ध हैं, ये बुद्ध को क्यों पूज रहे हैं, मूर्तियां क्यों बना रहे हैं, इस सारी चीज़ों का तो हमारे रिलीजन में कोई स्कोप ही नहीं है। और वो जो नॉर्थ में बैठे हुए थे, नॉर्थ वेस्ट में बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि इन तरीकों से रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा फैलावा किया जा सकता है रिलीजन का इन तरीकों का इस्तेमाल करके। और इसीलिए यहाँ पर इस झगड़े को निपटाने के लिए एक काउंसिल बुलवाई गई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में बुलवाई गई थी सम्राट कनिष्क के द्वारा। तमाम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बुद्धिस्ट विद्वान, बुद्धिस्ट स्कॉलर इस काउंसिल में आते और इस काउंसिल में आके अपनी अपनी बात रखते। और उसके बाद जो प्रिसाइड कर रहे थे वसुमित्र, वो ये डिसीजन लेते हैं कि अब ऐसा है कि जो कुछ लोग जो मूर्ति बना के बुद्ध को पूजना चाह रहे हैं, उनकी बात में भी दम है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म अपने मूल रूप ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना चाहिए, उनकी बात में भी कुछ दम है। और इसीलिए जिन्हें उस तरह से फॉलो करना है ओरिजिनल फॉर्म में बुद्धिज्म को, वो वैसे फॉलो करें। लेकिन
ये माना गया कि जो नया तरीका है बौद्ध धर्म को फॉलो करने का, जिसमें लॉर्ड बुद्ध की मूर्तियां भी बनेगी और साथ ही साथ लॉर्ड बुद्ध की पूजा भी होगी उनको देवता मानकर, ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। इससे धर्म ज्यादा आगे बढ़ेगा, देश विदेश में भी धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और इसीलिए उसको नाम दिया गया महायान। महा मतलब कि ग्रेटर, यान मतलब व्हीकल, यानी एक ऐसा जरिया, एक ऐसा व्हीकल जिसपे बैठ के रिलीजन बहुत दूर तक जाएगा। और दूसरे वाले को नाम दिया गया हीनयान। ये भी एक यान है, लेकिन इस पे बैठ के रिलीजन कहीं नहीं पहुंच पाएगा, तो ये इन्फीरियर है, इसीलिए उसको हीनयान नाम दिया गया। लेकिन इस तरह से बुद्धिज्म का डिवीजन होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सम्राट कनिष्क के दौर का। He patronized Buddhism, although he was very tolerant in his religious views. His coin contains mix of Indian, Greek and Zoroastrian deities. सिंपल सी बात है, लिखी हुई है कि सम्राट कनिष्क भले ही बुद्धिस्ट हो गए थे, अपनी लाइफ के शुरुआती फेज में वो शिव के भक्त रहे, ऐसा माना जाता है, लेकिन लाइफ के लेटर फेज में वो एक बुद्धिस्ट हो गए थे। पर बुद्धिस्ट होने के बाद भी उन्होंने उनके पूरे इलाके में जितने भी धर्मावलंबी रहते थे, रिलीजियस फॉलोवर्स रहते थे, सभी के रिलीजन को रिस्पेक्ट किया एंड ही रूल्ड इन अ सेक्युलर मैनर। और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है जो शायद मुझे लगता है कि आपके लिए आपको समझाना मुझे ज़रूरी है, दैट इज़ ज़ोरोएस्ट्रियन। क्योंकि आपने इंडियन तो समझ लिया होगा, ग्रीक भी समझ लिया होगा, लेकिन आपने ज़ोरोएस्ट्रियन डीटीज़ को नहीं समझा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सम्राट कनिष्क का जो साम्राज्य था, इस सम्राट कनिष्क का साम्राज्य एक ऐसे इलाके में फैला हुआ है जहाँ पे बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी रहते थे, पर्शियंस भी रहते थे, इंडियंस भी रहते थे, सेंट्रल एशियंस भी रहते थे। तो एक ऐसा साम्राज्य था जो मल्टी कल्चरल था और अलग अलग धर्म और विचारधाराओं वाले लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे। तो सम्राट कनिष्क को अपने सभी प्रजा की विचारधारा का सम्मान करना था, इसीलिए सेक्युलर तरीके से रूल करने के अलावा उनके पास कोई खास चारा भी नहीं था। और इसमें ज़ोरोएस्ट्रियंस कौन हुआ करते थे, तो ये मैं लिख देता हूं, प्री इस्लामिक रिलीजन इन ईरान एंड अफगानिस्तान। इस्लाम के पहले का जो ईरान और अफगानिस्तान का इलाका था, यहाँ पे एक धर्म का पालन किया जाता था जिसको जरथुष्ट्र कहते, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ज़ोरोएस्ट्रियंस। ये लोग फायर के वर्शिपर्स हुआ करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे। और जैसे भारत के अंदर ऋग्वेद था, वैसे इनका भी एक प्राचीन ग्रंथ था जिसको ज़ेंद अवेस्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो दिस इज अबाउट द ज़ोरोएस्ट्रियंस। He was also a patron of art and architecture. The Gandhar School of Art flourished under him. गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस कनिष्क के चैप्टर के या कनिष्क के टॉपिक के बाद में कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या था। वैसे ब्रीफली इतना बता दूं मैं आपको कि जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके ऊपर ग्रीक आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और उसी ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड हुए आर्किटेक्चर को गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहा गया था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट उसको इसीलिए कहा गया था क्योंकि ज्यादातर जो ये गांधार का रीजन है, ज्यादातर जो इस तरह के आर्किटेक्चर मिले वो गांधार और उसके आसपास के इलाके या कंधार और आज के अफगानिस्तान के कंधार और उसके आसपास के इलाके में मिले हैं। इसीलिए इसको उसी नाम से यानी कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना गया। He also propagated the Mahayana form of Buddhism and he was largely responsible for propagating it in China. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनिष्क ने ना सिर्फ महायान बौद्ध धर्म को, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, इसको प्रोपगेट किया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, बल्कि इसको देश विदेश में फैलाया भी। इन्होंने तिब्बत और चीन में बुद्धिज्म को फैलाने में या महायान टाइप के बुद्धिज्म को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसका क्रेडिट इनको जाता है और इसी वजह से इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी पहले शैव रहते हुए बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था।
और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैलाया था। वैसे ही सम्राट कनिष्क ने भी पहले शैव धर्म को अपनाया था, बाद में फिर वो बुद्धिस्ट बने थे, और बुद्धिस्ट बनने के बाद बौद्ध धर्म को उन्होंने चीन और तिब्बत के अंदर फैलाया था। दोनों ने एक एक बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी करवाई थी, और यही वजह है कि सम्राट कनिष्क को सेकंड अशोक भी कहा जाता है। लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकंड अशोक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा रूलर है जिसे सेकंड अशोक भी कहा गया है, तो वो ये रूलर है जिनको सेकंड अशोक भी कहा गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर्किटेक्चर। तो चलिए, जिस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की हम बात कर रहे थे वो स्लाइड आ गई। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया था कि वो क्या होता था। आइए उसके कुछ फीचर्स को देखते हैं कि वो जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के ऊपर, वो ग्रीक इन्फ्लुएंस कैसा होता था, क्या क्या फीचर्स होते थे उसके। तो हैलो अराउंड द हेड ऑफ लॉर्ड बुद्ध, हैलो यानी कि आभा मंडल, हैलो अराउंड द हेड ऑफ लॉर्ड बुद्ध, ये बहुत कॉमन था कि लॉर्ड बुद्ध के हेड के पीछे एक आभा मंडल जैसा बना हुआ होता था। एक इंपॉर्टेंट फीचर है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का। दूसरा, वेवी हेयर यानी कि लहरदार बाल, क्योंकि ग्रीक इन्फ्लुएंस था, ग्रीक्स के बाल ऐसे ही होते थे, तो ग्रीक्स ने लॉर्ड बुद्ध को भी वैसे वेवी हेयर दिए। द फोरहेड लाइंस, माथे के ऊपर लकीरें, कुछ लोगों की आती है आईब्रोज ऊपर करने पर, कुछ के नहीं भी आती है, लेकिन लॉर्ड बुद्ध के माथे पे बहुत सारी लकीरें यहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर दिखाई गई है। ऑर्नामेंट्स पहने हुए उनको दिखाया गया है। ड्रैप एंड स्टाइल ऑफ गारमेंट, यानी कि लॉर्ड बुद्ध, देखिए लॉर्ड बुद्ध एक सन्यासी थे, वो कोई बहुत सजीले धजीले वस्त्र नहीं पहनते थे। वो एक सिंपल गिरुए रंग के वस्त्र को अपनी बॉडी के अराउंड रैप करके, या जिसको हम कहते हैं ड्रैप करके रखते थे, और वही ड्रैप्ड स्टाइल में थिक कपड़ों को ड्रैप करके बॉडी के ऊपर डाल के लॉर्ड बुद्ध को दिखाया गया है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। कुषाण दौर में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश किया था। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के आर्ट की शुरुआत ग्रीक्स ने यानी कि इंडो ग्रीक्स ने करी थी, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके दौर में फ्लरिश हुआ था, तो आपको हमेशा कुषाण चुनना है, क्योंकि कुषाणों ने ही उसको एक अलग पहचान दिलवाई थी। और इसीलिए किसके दौर में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश होता है, तो ये कुषाणों के दौर में फ्लरिश होता है। अब एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि द मटीरियल यूज्ड फॉर गांधार स्कल्पचर्स वेर ग्रीन वाइट एंड ग्रे ब्लू माइका। जो लोकली अवेलेबल स्टोन था वहाँ पे, उसी लोकली अवेलेबल स्टोन से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के ज़्यादातर स्कल्पचर्स को तैयार किया गया है। ये वाली जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है बुद्धा ऑफ बामियान। बामियान के बुद्ध, बामियान कहाँ पे है? बामियान इज इन अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ की सरफेस को काट के एक लॉर्ड बुद्ध का बहुत बड़ा इमेज तैयार किया गया था कुषाणों के द्वारा, जो बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान में बना भी रहा था, और एक बहुत बड़ा हेरिटेज था वहाँ के कल्चर का, वहाँ की हिस्ट्री का। लेकिन जब तालिबान का रूल आया 1990s के डिकेड में, तालिबान ने ये कहा कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर इस तरह की मूर्तियों की कोई जगह नहीं है, और उन्होंने टैंक और रॉकेट लॉन्चर से इस मूर्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं तोड़ पाए क्योंकि पहाड़ को काट कर बनाई गई मूर्ति थी। उसके रिमेन्स आज भी है वहाँ पे, लेकिन वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम था जब कुषाणों ने गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को इस पीक पर पहुंचा दिया था कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट कर भी मूर्तियां बनाई जा रही थी। तो दिस वॉज अबाउट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। दिस इज फॉलोड बाय मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को भी कुषाणों ने ही फ्लरिश किया था, क्योंकि बेसिकली कुषाण महायान बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे थे, और महायान बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां होती थी। और मथुरा
और उसके आसपास के इलाके प्राचीन काल से ही, इवन कुषाणों के दौर के पहले से भी कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बने हुए। मौर्यन पीरियड में भी हमको मथुरा और उसके आसपास के इलाके से बहुत सारे ऐसे कल्चर्स मिलते हैं जो कि बताते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म हमेशा प्रैक्टिस किया जाता रहा था। और वैसे भी वैदिक साहित्यों में भी मथुरा नाम के शहर का वर्णन है और ये भी बहुत ही प्राचीन शहर है। तो मथुरा के अंदर भी हमको बहुत सारे आर्ट फॉर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे खास बात मथुरा के आर्ट फॉर्म में है वो है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेर द मेन रिलीजियस मोटिवेशन। देखिए ये प्राइमरी डिफरेंस है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में, कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक सेक्युलर आर्ट कहा जाता है। सेक्युलर आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी एक रिलीजन के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि इसमें हिंदू धर्म के देवी देवता, जैन धर्म के तीर्थंकर और गौतम बुद्ध तीनों की ही मूर्तियां हमको मिलती हैं, और इसीलिए इसको सेक्युलर आर्ट कहा जाता है। जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमको क्या मिलता है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमको सिर्फ लॉर्ड बुद्ध से जुड़ी हुई इमेजेस मिलती है, तो वो सेक्युलर नहीं है, दैट इज डिवोटेड टू बुद्धिज्म। बट ये सेक्युलर है, जो सबसे यूनिक बात है। इसके अलावा कुछ और बातें कि स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है ज्यादातर इस तरह की मूर्तियां बनाने के लिए, जो कि लोकली अवेलेबल स्टोन है। देखिए जहां पर भी किस तरह का कोई आर्किटेक्चर होता था तो लोकली अवेलेबल स्टोन्स को ही ज्यादा यूज किया जाता था। और यहाँ पे दिल्ली, मथुरा और उसके आसपास के इलाके में आप देखेंगे तो वैसे भी आपको ज्यादातर लोकली अवेलेबल स्टोन्स, जो कि रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन है, उन्हीं का यूज ज्यादा दिखाई देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारी हमको प्रतिमाएं देखने को मिलती, जैसे विम कटफिसिस एंड कनिष्क, जो कि बाप बेटे थे, उनकी हमको इमेजेस देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे एक इमेज तो है जो कि सम्राट कनिष्क की है। अब इस इमेज में लंबे लंबे लॉन्ग बूट्स पहने हुए हैं, एक स्ट्रेट ब्रॉड सॉर्ड रखी हुई है जो भारत की तलवार होती थी, जिसको खांडा भी बोलते थे। लंबे इन्होंने कपड़े, ट्यूनिक पहन रखा है, लेकिन इनका हेड नहीं और इनके दोनों हाथ नहीं है। किसी इन्वेडर ने ये मूर्ति जहाँ पे थी, हमला जब किया था किसी इन्वेडर ने, इसका सर उड़ा दिया था, इसके दोनों हाथ काट दिए थे। तो ये मूर्ति जो हमको मिली खंडित अवस्था में, ये ऐसी मिली है जो सम्राट कनिष्क की मानी जाती है। उन्हीं के ठीक पास में विम कटफिसिस की मूर्ति मिली जो कि सिंहासन पे बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है, हेड काटे। इनफैक्ट मैंने भारत में कई जगहों पे ये देखा है कि उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाओं में भी देखा है, सांची के स्तूप में भी देखा है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कई ऐसी मूर्ति जिनके हेड नहीं है। अब सांची के स्तूप में जाइए, वहां पर भी कुछ दीवारों के ऊपर लॉर्ड बुद्ध की इमेज उकेरी गई है, लेकिन हेड नहीं है, उनका बॉडी है। पता नहीं कौन ऐसे इन्वेडर थे जो आते थे और इस तरह के रिलीजियस जो भी उनको सिंबल्स दिखते थे उसको पूरा नहीं तोड़ते थे, उसका हेड डिस्ट्रॉय कर देते थे, जैसे कि गर्दन काट दी हो उसकी। लेकिन ये इसी फॉर्म में हमको मिली। लॉर्ड बुद्ध की वहां पे हमको एक इमेज मिलती है, सर्वतोभद्र की इमेज मिलती, जो सभी दिशा में देख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध, और एक खड़े हुए बुद्ध यानी कि स्टैंडिंग बुद्धा की इमेज हमको देखने को मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सेक्युलर आर्ट है, तो हमको विष्णु की मूर्ति भी यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं बुद्ध के। तो मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी के इलाके में ये फैला हुआ था, यानी कि आज का जो उत्तर प्रदेश से लेके मथुरा से लेके बनारस तक का इलाका है, वहां तक इस तरह का आर्ट और आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स हमको लगातार मिलते हैं, एट अ स्ट्रेच मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं ढूंढ रहा हूं उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए एक, हाँ लिखा है बिल्कुल, सिटिंग पोस्चर। ज्यादातर जो लॉर्ड बुद्ध के हमको पोस्चर मिलते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, वो बैठे हुए मिलते हैं, और साथ ही साथ बुद्ध हमको मिलते हैं हट्टे कट्टे, स्टाउट बिल्ट। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के लॉर्ड बुद्ध हैं वो लीन है, या मैं यूं कह दूं कि वो लीन मस्क्यूलर है, थोड़े दुबले हैं। लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के लॉर्ड बुद्ध है वो हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं। ये डिफरेंस है दोनों ये बुद्ध। अब ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो आर्किटेक्चर बन रहा था वो भी कुषाणों ने पैटर्नाइज करवाया, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में आर्किटेक्चर बन रहा था वो भी कुषाणों ने पैटर्नाइज किया। तो फिर यहाँ के बुद्ध हट्टे कट्टे हैं, वहाँ के बुद्ध लीन मस्क्यूलर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको बनाने वाले कारीगर अलग थे, वो फॉरेनर्स थे, ग्रीक्स थे या रोमन्स थे,
और यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था, इनको बनाने वाले कारीगर इंडियंस थे, तो उन्होंने इंडियन फीचर्स यहाँ पे रखे और वहाँ पे लॉर्ड बुद्ध को ग्रीक फीचर्स और ग्रीक बॉडी टाइप दे दिया गया था। एक और आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप होता है उस दौर में जिसे माफ कीजिएगा, जिसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे फ्लरिश हुआ था, वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इट फ्लरिश्ड इन, नाम से समझ में आ रहा है, अमरावती रीजन, अमरावती रीजन ऑफ आंध्र। जो कृष्णा नदी बिल्कुल समुद्र में मिलने वाली होती, उससे थोड़े पहले जो लोअर बेसिन है कृष्णा नदी का, वहां पे अमरावती नाम का एक शहर हुआ करता था, जो कि सातवाहन साम्राज्य के रूलर्स की एक राजधानी हुआ करता था। और इसीलिए दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ ये है कि इट वॉज पैट्रनाइज्ड बाय सातवाहन्स। इसे सातवाहन राजाओं ने प्रशय दिया था, इन्होंने इसको बनवाया था। अब इसमें क्या है, इसके फीचर्स क्या है? इट इज अ नैरेटिव आर्ट, it is a narrative art in which the stories of Jatak tales are depicted। एक और है, there are several soups in which marble was used as one of the material। तो इसको नैरेटिव आर्ट कहा गया है क्योंकि इसमें लॉर्ड बुद्ध की इमेजेस हमको नहीं देखने को मिलती। इनफैक्ट जातक कथाओं के अंदर जो कहानियां बताई गई हैं, जो पात्र बताए गए हैं, उन कहानियों और पात्रों की इमेज हमको देखने को मिलती है। दूसरा, यहाँ पे स्तूप हमको देखने को मिलते हैं, जिन स्तूपों के अंदर मार्बल का सबसे पहली बार यूज किया गया है। ये मार्बल का यूज के बारे में जो कहा जाता है कि सल्तनत पीरियड या मुगल पीरियड में मार्बल नहीं, प्राचीन भारत से ही संगमरमर या मार्बल का यूज होता आया है कंस्ट्रक्शन के अंदर। और उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अमरावती के अंदर मौजूद स्तूप। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने यहाँ पे बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, लेकिन उनमें से मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ ही सरवाइव कर पाए, जिनको बाद में सातवाहनों ने रिवाइव किया था। और इस तरह अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पे हीनयान वाला बुद्धिज्म पॉपुलर था। ये वो जगह नहीं थी जहाँ पे महायान पॉपुलर था, ना ये उस किंग की टेरिटरी का हिस्सा था जिसको महायान बुद्धिज्म पसंद था। ये तो सातवाहनों का इलाका था, और सातवाहनों के इलाके में जो बुद्धिस्ट रहते थे वो उत्तर पश्चिम के बुद्धिस्ट की तरह लॉर्ड बुद्ध की मूर्तियां बना के उनको नहीं पूजते थे। इसीलिए हमको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में लॉर्ड बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन लॉर्ड बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनको नैरेटिव फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पे। तो इस तरह से अमरावती, मथुरा और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में मेजर डिफरेंसेस को हमने देखा। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और यहां से शुरू होता है गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, जिसको भारत के इतिहास का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। वैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरा प्राचीन भारत ही स्वर्णिम था। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन स्वर्णिम नहीं था, या फिर मौर्यन काल, मौर्यन पीरियड स्वर्णिम नहीं था?
इवन मुझे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर भी जब मैं सातवाहनों को देखता हूँ या कुषाणों को देखता हूँ तो ये भी कुछ स्वर्णिम ही नजर आता है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने लिखा है और हमको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, तो शायद वो ये सोचते होंगे कि बहुत परफेक्टली गुप्ता एज वो एज रही थी भारत के इतिहास की जिसको स्वर्णिम युग या गोल्डन एज कहा जा सकता था। तो ये गोल्डन एज क्यों कहा जा सकता था, इसमें बहुत सारे एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि गुप्तास का एम्पायर बहुत बड़ा था। दे ऑल्सो हैड अ लार्ज आर्मी, साथ ही साथ उनका लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था। तो अराजकता, जिसको हम इंग्लिश में अनार्की बोलते हैं, वो नहीं थी साम्राज्य के अंदर, क्योंकि एक स्ट्रांग आर्मी थी। तो फॉरेन इन्वेजन्स को इन्होंने पहले तो डर नहीं था, और अगर हुए भी तो गुप्तास ने उनको रिपेल किया। तो देश सुरक्षित था। गोल्डन होने में सबसे पहले ये जरूरी कि देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहेगा तो फिर आगे सब कुछ होगा। अब क्योंकि जब देश सुरक्षित हो गया तो आगे क्या क्या हुआ, आगे ये हुआ कि व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा हुआ। व्यापार व्यवसाय जो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट हुए, राजा का खजाना, सम्राटों का खजाना भरा पड़ा रहता था। तो सम्राट बहुत सारे स्कॉलर्स को, विद्वानों को बढ़ावा देते थे कि आप क्रिएशन करो, मैं पैसा दूंगा आपको। और उसी का रिजल्ट था कि कुछ ग्रेट क्रिएशंस हुए, कुछ महान ग्रंथों की रचना हुई। चाहे वो कालिदास जैसे साहित्यकार हो या फिर वो आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन हो, सबने अपना योगदान दिया कल्चरल डेवलपमेंट, मैथमेटिकल डेवलपमेंट, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर। और इसी के साथ साथ खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो रही, व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन के गुप्ता एज को ज़्यादातर इतिहासकार भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम दौर कहते हैं, या ओवरऑल पूरे इंडिया की हिस्ट्री का अब तक का जो सबसे शाइनिंग गोल्डन पीरियड रहा था वो गुप्ता एज ही रहा था। अब हम देखते हैं कि गुप्ता एज के अंदर किस तरह की चीज़ें हुई थी, कहाँ से गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है। जो पहले ग्रेट रूलर होते हैं गुप्ता एम्पायर के, इनका नाम होता है चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा फाउंडेशन आपको इनका बता देता हूँ कि इनका फाउंडेशन कैसे हुआ था। चलिए लिख लेते हैं, गुप्ता एम्पायर लगभग 250 इयर्स एडी से लेकर, अप्रोक्सीमेटली 250 एडी से लेकर दे रूल्ड अप टू 550 एडी। 300 साल, 300 इयर्स तक इन्होंने रूल किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा फेज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 250 एडी यानी कि पहले दिन से जो इन्होंने इतने बड़े इलाके पे रूल करना शुरू किया तो 550 तक इतने बड़े इलाके पे रूल करते रहे, ऐसा नहीं है। ये पावर में आते हैं जब सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम एक्सपेंशन शुरू करते हैं, वहां से इनकी ग्रेटनेस शुरू होती। फिर उसको और आगे बढ़ाते हैं समुद्रगुप्त, और उसको और आगे बढ़ाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आने वाले रूलर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त उसको बचा के रखते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद में ये महान एम्पायर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो अगर मैं चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेकर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के टाइमलाइन को देखूं तो वो 319 एडी से लेके 470 एडी के बीच का होगा। तो अब देखा जाए तो लगभग इन्होंने 150 साल, 150 ईयर्स तक भारत के उपमहाद्वीप पर अपना डोमिनेंस बना के रखा था। और ये भी कोई छोटी बात नहीं होती। 150 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक फैमिली, एक वंश, एक डायनेस्टी अपना डोमिनेंस बना के रखे तो ये वैसे ही बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए हम इनके बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन जब ये इतने स्ट्रांग नहीं थे वो लिख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है द फाउंडर was श्रीगुप्त। श्रीगुप्त नाम के वो रूलर थे जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, संस्थापक रहे थे। श्रीगुप्त के बाद में जो अगले रूलर आए थे was succeeded by घटोत्कच।
घटोत्कच गुप्त उनके बेटे थे। यहाँ तक कोई विशेष कुछ भी नहीं हुआ है गुप्तास का। लेकिन जैसे ही इनके बाद अगले रूलर आते हैं, यानी घटोत्कच गुप्त के बेटे, जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त, यहाँ से गुप्तास की ग्रेटनेस की शुरुआत होती है, जो 319 एडी से लेके 335 एडी तक रूल करते हैं। स्टार्टेड द गुप्ता एरा, एक नए कैलेंडर की शुरुआत करते हैं जिसको गुप्त काल कहा जाता था या गुप्ता एरा कहा जाता था, जिसकी शुरुआत ये करते हैं 319 एडी से। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करते। मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, पहले इन्होंने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया, और वो लिच्छवी राजकुमारी बहुत सारा दहेज लेके आती है। उस प्राचीन क्षत्रिय वंश से संबंध स्थापित करने के वजह से इनको काफ़ी पावर और प्रेस्टीज हासिल होता है, और उसी पावर और प्रेस्टीज का यूज़ करके ये अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन शुरू करते हैं, आज के बिहार में, आज के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके में, और आज के बंगाल के इलाके में। और यहाँ से गुप्ता एम्पायर का राइज शुरू होता है। ये इसी के बाद में जब कई राजाओं को डिफीट करके रूलर बनते हैं, तो यह महाराज अधिराज का टाइटल अज्यूम करते हैं, मतलब कि किंग ऑफ द किंग्स, किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के भी राजा, महाराज अधिराज। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ वेरी केपेबल एंड टैलेंटेड सन, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने सही मायने में गुप्तास को एक एम्पायर बना दिया, एक साम्राज्य के तौर पे डेवलप कर दिया। ही रीन्ड फ्रॉम 335 टू 375 एडी, 335 एडी से लेके 375 एडी के बीच में इन्होंने रूल किया। हिज कैंपेन्स आर मेंशन्ड इन प्रयाग प्रशस्ति एंड एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश। ये एरन इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इनके एक्सपीडिशंस के बारे में बताया गया, प्राइमरीली प्रयाग प्रशस्ति के अंदर बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है अंग्रेजी में, दैट इज कॉल्ड एज अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली इलाहाबाद में मिला था ये, इसलिए इसको अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में है जो मैं बता देता हूं। ओरिजिनली इट वॉज अ मौर्यन पिलर। मूल रूप से ये जो स्तंभ था फ्री स्टैंडिंग पिलर था, जैसे कि मैंने आपको मौर्यन पीरियड में बताए थे, और ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ एक पिलर था, और इसीलिए ओरिजिनली ये मौर्यन पिलर था, जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन मौर्यंस की थी, लेकिन उसकी बची हुई खाली स्पेस पे सम्राट समुद्रगुप्त ने भी अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। हरिशेन, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जिनका नाम हरिशेन था, उन्होंने ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लिए लिखी थी। मतलब प्रशस्ति का मतलब होता है कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी हुई बातें, वो प्रशस्ति होती है। तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिशेन ने प्रशस्ति लिखी थी। अब क्या लिखा था उसमें, उसमें लिखा था समुद्रगुप्त was
अ ग्रेट कॉन्करर, एक महान विजेता था समुद्रगुप्त। ही डिफीटेड 9 किंग्स ऑफ नॉर्थ, 12 किंग्स ऑफ साउथ, ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, tribes of central India, and tribes of north western India। कम से कम 8 से 9 ट्राइब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की इन्होंने डिफीट करी। कई ट्राइब सेंट्रल इंडिया की इन्होंने डिफीट करी। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया और उत्तर भारत के 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया। ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, जो कि उनके दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो समुद्रगुप्त के बारे में कही गई है, जैसे ही इज कॉल्ड एज कविराज। इन्हें कविराज भी कहा गया है, यानी कि या तो ये बहुत अच्छे कवि थे या ये बहुत अच्छे गायक थे, कविराज इनको कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इनकी विक्ट्रीज थी दक्षिण में, उत्तर में, मध्य भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ इट, ही इज रेफर्ड और कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ जो कि एक हिस्टोरियन थे, इंडोलॉजिस्ट थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर किया है कि जिस तरह के कॉन्क्वेस्ट नेपोलियन ने यूरोप के इलाके में किए थे, लगभग उसी तरह के कॉन्क्वेस्ट समुद्रगुप्त ने भारत के इलाके में किए थे। इनफैक्ट समुद्रगुप्त ने तो बहुत ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किए थे नेपोलियन के मुकाबले, लेकिन एक यूरोपियन स्कॉलर को उस समय नेपोलियन ही समझ में आया कि यार इसको किससे कंपेयर किया जाए, तो चलो नेपोलियन से कंपेयर करते थे, क्योंकि वहाँ यूरोप में एक बड़ा एक विजेता रहा था। और दूसरी इंफॉर्मेशन इनको इनके बारे में जो हमको मिलती है वो एरन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एरन इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एरन इंस्क्रिप्शन से हमको सती प्रथा की भी पहली इंफॉर्मेशन मिलती है। दरअसल एरन इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, समुद्रगुप्त के दौर में नहीं, समुद्रगुप्त के दौर के बाद जब स्कंदगुप्त का दौर होता है, तब ये बताया गया है कि स्कंदगुप्त किसी बैटल में जा रहे थे और वहां पे स्कंदगुप्त को किसी बैटल में उनके कमांडर मारे गए, और उनके फेलो कमांडर जब मारे गए तो उन फेलो कमांडर की वाइफ ने सती किया था। तो ये हमको एरन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती। ये एरन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमको कि सती जैसे ट्रेडिशन शायद उस समय प्रैक्टिस होने शुरू हो गए थे। समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा एम्पायर कायम करते, लेकिन फिर समुद्रगुप्त की डेथ के बाद में उनको सक्सीड करता है उनका अगला, उनका बेटा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, या फिर जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नक्शे से ही आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साम्राज्य इनका रहा था। ऑलमोस्ट होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये सब कुछ इनके साम्राज्य के अंदर शामिल हो गया था। क्या इनके अचीवमेंट्स थे, क्या इनकी लाइफ थी, देखिए तो इनके दरबारी हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको पहले चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में उनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स समझा देता हूं। चंद्रगुप्त
पहला और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो चंद्रगुप्त ने अचीव किया, जो समुद्रगुप्त ने भी नहीं अचीव किया था, वो क्या था? ही डिफीटेड द वेस्टर्न सीथियंस। ही डिफीटेड द वेस्टर्न सीथियन। पश्चिमी शक क्षत्रपों को इन्होंने पराजित किया। ये फीट समुद्रगुप्त ने भी अचीव नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने मध्य भारत तक ही अपनी जीत हासिल करी थी, लेकिन पश्चिम भारत की तरफ समुद्रगुप्त आगे नहीं बढ़ा था। वहां पे शकों की या सीथियंस की मजबूत शक्ति बैठी हुई थी। बट चंद्रगुप्त के ऑब्जेक्टिव में से एक था सीथियंस को डिस्ट्रॉय करना और पश्चिम भारत को जीतना, उज्जैन को जीतना। और इसीलिए चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया। ही डिफीटेड द वेस्टर्न सीथियंस एंड कैप्चर्ड उज्जैन। कैप्चर्ड उज्जैन, made it as made it as his cultural कैपिटल, अपनी सांस्कृतिक राजधानी बना ली। वैसे तो गुप्ताओं की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, वो भी अपन लिख देते हैं। मेन कैपिटल was in पाटलिपुत्र। इनकी मुख्य राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? इनकी मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। लेकिन उज्जैन को भी इन्होंने एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे विकसित किया था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही मेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विथ दो बड़ी पावर्स के साथ में इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे और अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया था। वाकाटक्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत की एक नागा जाति थी। वो नागालैंड वाले नागा नहीं है, ये उत्तर भारत के नागा है, जहाँ की एक राजकुमारी जिसका नाम कुबेर नागा था, उससे इन्होंने विवाह किया था। और फिर इनको नागाओं के रूप में बहुत अच्छे एलाइज मिल गए थे नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने अपना कंसोलिडेशन बरकरार रखा। सिमिलरली सीथियंस को डिफीट करने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त ने अपनी एक बेटी की शादी वाकाटक वंश के राजकुमार से कर दी थी, और उसके बाद वाकाटक्स की मदद से वेस्टर्न सीथियंस को डिफीट करके ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंसेस ये करते हैं उत्तर भारत और पश्चिम भारत में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर डिफीटिंग the Scythians, he assumed the title विक्रमादित्य। शकों को हराने के बाद ही इन्होंने ये ऑनरिफिक टाइटल अज्यूम किया था
जो कि विक्रम आदित्य मतलब वेलियंट एज सन्स, विक्रम यानी कि वेलियंट, आदित्य यानी कि सूर्य, सूर्य की तरह प्रतापी विक्रमादित्य। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही ऑल्सो इशूड, ऐसा नहीं लिखता उसको, जो किया था इन्होंने एग्जैक्टली लिखता हूं कि आफ्टर डिफीटिंग सीथियंस he after defeating the Scythians reminted their silver coin in his reminted their silver coins in his own name। शकों को पराजित करने के बाद शकों के चांदी के सिक्कों को रीमिंट किया, दूसरी बार ढाला, लेकिन इस बार अपने नाम से ढाला, और इस तरह से इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। वैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सभी ने खूब सारे सोने के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगर किसी ने इशू किए तो वो गुप्ताज ने ही इशू किए। लेकिन चंद्रगुप्त ने बहुत सारे चांदी के सिक्के भी चलाए, और लेकिन वो कब, जब इन्होंने शकों को डिफीट किया, स्टीथियंस को डिफीट किया, तो उन्हीं के सिल्वर कॉइन्स को रीमिंट करके अपने नाम से करवाया था। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। ही वॉज सक्सीडेड बाय, अच्छा, इनके 9 रत्न थे जो कि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन 9 रत्नों को आप याद कर लीजिएगा एक एक को पढ़ के। देन द नेक्स्ट रूलर हिज वी सी इज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया था, जो आगे चल के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई थी। एकदम से तो नहीं बनी थी, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी थी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य, जो इनके टाइटल थे। इनके फादर के ट्रेडिशन में इन्होंने इस तरह के टाइटल इशू किए थे। एक खास तरह का सिक्का इन्होंने इशू किया था, जिसके बारे में मैं लिख देता हूं। ही इश्यूड राइनोसेरोस लेयर ये जो राइनो स्लेयर टाइप ऑफ कॉइन्स होते थे, इन कॉइन्स को कहते थे खंग निहंता। खंग निहंता यानी कि राइनोसेरोस को मारते हुए, शिकार कर रहे हैं राइनोसेरोस का, राइनोसेरोस को मार रहे हैं, ऐसा सिक्का इन्होंने इशू किया था। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग his last years his kingdom faced Hunnic invasions। हूणों के हमलों का सामना करना पड़ा इनके राज्य को इनके अंतिम दौर में, जो कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट थी गुप्त साम्राज्य के दौर में। और इस फोटोग्राफ से थोड़ा सा हम हूणों के बारे में समझेंगे कि ये हूण कौन हुआ करते थे। पहला फोटोग्राफ तो जो आपकी नज़र में आ गया होगा, इसमें घोड़े के ऊपर बैठे हुए कुछ सैवेज वॉरियर्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरे फोटोग्राफ में एक नक्शा दिखाई दे रहा है जिसमें भारत में गुप्ता साम्राज्य है, यहाँ ईरान में सैसनिड एम्पायर है,
उधर जो सेंट्रल एशिया का इलाका है, इस सेंट्रल एशिया के इलाके से हूणों का राइज हो रहा है और हूण आगे बढ़ते हुए वेस्ट एशिया की तरफ आ रहे हैं, साउथ एशिया की तरफ आ रहे हैं और यूरोप की तरफ भी आगे जा रहे हैं। तो ये हूण एक ऐसे लोग थे जो मध्य एशिया के बर्बर कबीले थे, जो यूनाइट हो गए थे, जिन्होंने एक मिलिट्री फोर्स बना लिया था और अब ये मिलिट्री फोर्स लूटपाट के इरादे से पूरी दुनिया में निकल गया, यूरोप में भी गया, वेस्ट एशिया में भी गया और साउथ एशिया में भी आता है। लगभग हर जगह जहां पे ये गए इन्होंने तबाही करी। भारत के अंदर जब ये घुसे तो अफगानिस्तान तक तो ये पहुंच गए, लेकिन अफगानिस्तान से जब ये भारत के अंदर घुसने के लिए आए तो यहाँ पे इनको सामना करना पड़ा गुप्ता एम्पायर की आर्मी का। और गुप्ता एम्पायर की आर्मी में जो रूलर थे उस समय जब हूणों का इन्वेजन हुआ था, जिनका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाम के रूलर ने इनको बुरी तरह से डिफीट किया, एक बार नहीं बल्कि कई बार डिफीट किया। हूणों की जो खासियत थी कि ये घोड़ों के ऊपर बैठकर बहुत बढ़िया लड़ाई करते थे, बहुत अच्छे हॉर्स राइडर्स हुआ करते थे और घोड़े के ऊपर बैठकर आर्चरी भी कर लेते थे, जैसे कि इस फोटोग्राफ के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बैरबरिक वॉरियर के हाथ में एक धनुष भी है छोटा सा, और ऑब्वियसली वो धनुष है तो उसके पास बाण भी होंगे। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया के वॉरियर्स की एक खासियत हमेशा से रही, आगे भी रही, आगे भी हम देखेंगे इसको। लेकिन इनको जवाब दिया था गुप्ताज ने लॉन्ग बोज बना के। एक ऐसे लंबे लंबे स्टील के धनुष बनाए थे गुप्ताज ने, जिसके अंदर 3-3.5 फुट का तीर होता था और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। तो जब ये हूण होते थे, जब हूण हमला करते थे तो इनको छोटे छोटे धनुष से तीर चलाने के लिए या निशाने पे लगाने के लिए दुश्मन के बहुत पास आना पड़ता था। लेकिन गुप्ताज ने ऐसे तीर डेवलप किए, ऐसे धनुष डेवलप किए जो इनको बहुत दूर से ही मार गिराते थे, ये पास ही नहीं पहुंच पाते थे और पहले ही इनकी कैजुअलिटीज होनी शुरू हो जाती थी। और इसीलिए क्योंकि हमारा मेटलर्जी का नॉलेज बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत सारे और बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टील के बोझ हम बना पाए। साथ ही साथ मेटल का डिपॉजिट भी बहुत अच्छा था, इसीलिए बहुत सारे भी बना पाए। और कहीं न कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट वजह थी जिसके चलते कुमार गुप्त के दौर से लेकर स्कंद गुप्त के दौर के बीच में हूणों के हर हमले को भारत में पूरी तरह से विफल किया गया, जबकि इन्हीं हूणों ने रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये भारत का और गुप्तों का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट था कि जिनको दुनिया में कोई नहीं हरा सका, उनको हमेशा भारत में ही आके हार मिली। और ये पहली बार नहीं, कई बार हुआ ऐसा। अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया में जीता, लेकिन आके कहाँ से उसको लौटना पड़ा, कहाँ से उसकी सेना ने हार मानी? भारत से। यहाँ हूणों की बात कर रहे हैं हम, हूण जिन्होंने रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, हारे कहाँ पे? भारत में हारे। या इसके बाद में भी जब मैं आपको बताऊंगा कि जो अरब इन्वेजन हुए थे, अरब्स ने स्पेन से लेके अफगानिस्तान तक के इलाके जीत लिए थे, लेकिन अरब्स को किसके हाथों हार का सामना करना पड़ा? भारत के राजाओं के हाथों हार का सामना करना पड़ा। नागभट्ट फर्स्ट ने डिफीट किया अल जुनैद को। तो इंडिया के बड़े जबरदस्त मिलिट्री अचीवमेंट्स रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुप्ताज ने जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल अचीवमेंट किए, हूणों को भी डिफीट किया, सीथियंस को डिफीट किया, एक बड़ा साम्राज्य कायम किया भारत में, ट्रेड भी बहुत अच्छा हुआ उनके दौर में। तो इसका नतीजा ये निकला कि जैसे मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ था, क्योंकि धरोहर है गुप्ता एज की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। कालिदास एक बहुत महान साहित्यकार थे जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना करी थी, जैसे ऋतु संहार। ऋतु संहार एक ऐसा ग्रंथ था जो कालिदास ने तब लिखा था जब उनको किसी तरह का कोई रॉयल पैट्रनेज नहीं मिला हुआ था। एक फ्रीलांसर के तौर पे उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक कपल है विच हैज़ फॉलन इन लव विथ ईच अदर, और वो कपल हर बदलते मौसम में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उसके मूड स्विंग होते हैं, और मोस्टली पॉजिटिव ही रखा है उसको। और बदलता मौसम एक
लविंग कपल के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ये जितनी भी ऋतुएं आती है तो वो कपल्स की क्या एक्टिविटी होती है उसमें, किस तरह वो ऋतु के प्रभाव से एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये ऋतु संहार के अंदर कवि कालिदास ने लिखा है। और इसी में कवि कालिदास ने ये भी समझाया है कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको 6 अलग अलग ऋतुओं को देखने को मिलता है। शायद दुनिया की बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आप 6 अलग अलग तरह की ऋतु यानी कि सीजन्स को देख सकते हो। दूसरा लिटरेचर मेघदूतम है। मेघदूतम भी एक पोएटिक लिटरेचर था जिसमें कवि कालिदास ने, हाँ, ये मेघदूतम उन्होंने तब लिखा था जब उनको रॉयल पैट्रनेज मिल गया था। ऋतु संहार उनका इतना पॉपुलर हुआ था कि ऋतु संहार के पॉपुलर होने के बाद में उनको अपने आप ही बुलावा आ गया था राज दरबार से और वो राजकवि भी बन गए थे। तब इन्होंने मेघदूतम नाम के लिटरेचर का क्रिएशन किया। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा। इस तरह के जो कवि हुआ करते थे, ये कवि कोई क्रिएशन इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको कोई टॉपिक दिया जाता था और इसलिए उनको क्रिएट करना होता था। ये कवि उस क्रिएशन को इसीलिए करते थे क्योंकि वो उसको फील कर रहे होते थे। जैसे मेघदूतम के बारे में बताऊं या ऋतु संहार के बारे में मैं बताऊं, तो ऋतु संहार का जो लिटरेचर लिखा गया था एक्चुअली कवि कालिदास ने खुद की प्रेरणा से ही लिखा था। उनका ही कोई लव अफेयर था और हर बदलते मौसम में वो कैसे रिस्पॉन्ड करते थे एक दूसरे को, उसी एक्सपीरियंस से उन्होंने ऋतु संहार लिखा था। फिर जब वो उनकी लवर से सेपरेट होकर राज दरबार उज्जैन में आते हैं और उज्जैन में एक कवि के तौर पे काम करने लगते, तो उस समय जो सेपरेशन के पेन की फीलिंग उनको हो रही थी, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने मेघदूतम लिखा था, जिसमें उन्होंने कहानी ये गढ़ी थी कि एक यक्ष है जिसको यक्षिणी से अलग कर दिया है। यक्ष से कोई गलती हो गई स्वर्ग की पहरेदारी के वक्त और उसको यक्षिणी से अलग कर दिया, और यक्षिणी से अलग करने के बाद में अब वो पहरेदार धरती पे आ गया। 1 साल उसको धरती पे ही काटना पड़ेगा। तो वो 1 साल में यक्षिणी को याद कर रहा है और अपने लव मैसेजेस बादलों के थ्रू, मेघों के थ्रू भेज रहा है यक्षिणी को, और इसीलिए इस लिटरेचर का नाम मेघदूतम रखा गया। तो ये एग्जैक्टली जो कालिदास उस समय फील कर रहे थे उसी को उन्होंने एक लिटरेचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से पुराने ज़माने के साहित्यकार लिखते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनको किसी टॉपिक पे लिखना होता था, वो लिखते थे जैसा वो फील कर रहे होते थे, और तब बेस्ट क्रिएशन होते थे, ऐसा प्राचीन भारत के अंदर माना जाता था। मालवी का अग्निमित्रम, पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की लव स्टोरी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है, जिसके अंदर दोनों की शादी के बाद में भरत नाम का लड़का होता है और वो आगे चल के एक बहुत बड़ा सम्राट बनता है। वही भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भी भारत रखा गया है। रघुवंशम, रघुकुल के बारे में इन्होंने लिखा है। कुमार संभवम, शिव पार्वती के प्रेम, कार्तिकेय के जन्म और ताड़कासुर के वध की कहानी है। विक्रम उर्वशीयम, उर्वशी नाम की अप्सरा और पुरुरवा नाम के एक क्षत्रिय राजा की प्रेम कहानी है, जो कि ट्रेजिक एंड होता है कि इंद्र धोखे से अप्सरा उर्वशी को पुरुरवा से छीनकर वापस स्वर्ग में ले आता है। तो ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं इसमें लव स्टोरी आपको दिखाई दे रही, और उसकी एक वजह है कि लेखक वैसे लेख लिखता है जैसा समाज होता है, यानी कि किसी लेखक के लिखे हुए लेख उस समाज का, उस दौर का प्रतिबिंब होते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। इससे हमको ये समझ में आता है कि उस समाज में प्रेम प्रसंग ये सारी चीज़ें बहुत होती होगी, और ये सब तब होता है किसी समाज में जब कोई समाज फ्लरिश करता है। जिस समाज के अंदर युद्ध होते हैं, अराजकता होती, खून खराबा होता है, गरीबी होती है, वहाँ पर इस तरह की खुशियाँ, प्रेम प्रसंग ये सब नहीं होता है या बहुत रेयरली होता है। लेकिन कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे वो सब ऐसे ग्रंथ थे जो बड़े रोमांटिक लिटरेचर थे। सो रोमांस वॉज देयर इन द एयर ऑफ द गुप्ता एज, एंड बिकॉज वाई, क्योंकि सेफ थे, सिक्योर थे, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस थे, तब ये सब कुछ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। तो ये जो लिटरेचर्स है ना, ये गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि सोसाइटी काफ़ी प्रसन्न थी, खुश थी, और लोग भी इसी तरह के लिटरेचर्स पढ़ना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे क्रिएट किए। और भी लिटरेचर्स हम देखते हैं, मुद्रा राक्षस,
जो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है वैशाख दत्त ने। वैशाख दत्त नाम के स्कॉलर ने मुद्रा राक्षस लिखा है। इन्हीं वैशाख दत्त नाम के स्कॉलर ने देवी चंद्रगुप्तम भी लिखा है। यहां पर मुद्रा राक्षस में कहानी बताई गई है कि किस तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलके नंद वंश को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये बात मैंने आपको मौर्यन पीरियड के जो सोर्सेज जब मैं आपको बता रहा था तब भी इस लिटरेचर के बारे में बताया था। देवी चंद्रगुप्तम एक लिटरेचर गुप्ता एज का लिटरेचर है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह समुद्रगुप्त की डेथ के बाद उसका एक इनकॉम्पिटेंट बेटा जिसका नाम रामगुप्त होता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई होता है, थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेता है और काफ़ी गलतियां करता है, सीथियन से हार जाता है, प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाता है, अपनी वाइफ देवी यानी कि ध्रुव स्वामिनी को सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो जाता है सीथियंस को, ताकि वो उसको छोड़ दे। तब चंद्रगुप्त जो उसका छोटा भाई था, चंद्रगुप्त सेकंड, वो एक्शन लेता है और अपने बड़े भाई को भी बचा के लेके आता है और उसकी वाइफ को भी सीथियंस के सामने सरेंडर होने से रोकता है। बाद में अपने बड़े भाई की इनकॉम्पिटेंसी को देखते हुए अपने बड़े भाई का वध करता है और उस देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है। ये कहानी हमको देवी चंद्रगुप्तम में पता चलती है। मृच्छकटिकम लिटरेचर लिखा गया था शूद्रक नाम के स्कॉलर के द्वारा, जिसमें एक लव स्टोरी होती है, एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त और एक अमीर नगर वधु रॉयल कोटेशन वसंत सेना की। पंचतंत्र पंडित विष्णु दत्त शर्मा ने लिखा है, विच इज इंस्पायर्ड बाय जातक। जातक कथाओं से इंस्पायर्ड है पंचतंत्र, जो पंडित विष्णुदत्त शर्मा ने लिखा है। जानवरों की कहानियां है, जानवर कैरेक्टर है और इंसान को कोई मॉरल लेसन या टीचिंग देकर चले जाते हैं। तो ऐसी कहानियां पंचतंत्र के अंदर हमको मिलती। बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेचर है, कभी भी पढ़ो बोर नहीं होते, अच्छा ही लगता है हमेशा। नेक्स्ट इज काम सूत्र, जिसको लिखा है वात्स्यायन ने। वात्स्यायन सही है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना करी है, एक ऐसा लिटरेचर जो मैक्सिमम इंडियंस ने नहीं पढ़ा हुआ होता है। कामसूत्र एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें यह बताया गया है कि प्लेजर सीकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो जो प्लेजर सीकिंग है, वो प्लेजर सीकिंग किस तरह से की जाए ताकि इंसान पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो प्लेजर सीकिंग से और उसके बाद इंसान मोक्ष प्राप्त कर सके। वरना अगर प्लेजर सीकिंग में कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कोई त्रुटि रह गई, तो इंसान की वही डिज़ायर उसके दिमाग में, बॉडी में फैंटेसी बन के रह जाएगी और वो फैंटेसी फिर या तो इस जन्म में पूरी नहीं होगी, तो फिर उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इंसान अपनी फैंटेसी को पूरा कर ले, सारे प्लेजर सीख कर ले, सही तरीके से प्लेजर्स को सीख कर ले। इसी को समझाने के लिए इसको करना कैसे है, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना करी थी। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो प्लेजर सीकिंग है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, उनको तो टैबू माना गया है कि वो सिर्फ इसीलिए है ताकि जनरेशन आगे बढ़ाई जाए। लेकिन भारत के अंदर इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी एक आर्ट की तरह लिया गया है, एक कला की तरह लिया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है ऐसे लिटरेचर्स में कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर मैक्सिमम प्लेजर कैसे सीख किया जा सकता है, जिससे कि यू बिकम कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड नो मोर फैंटेसीज और डिजायर्स आर लेफ्ट, सो दैट योर बॉडी एंड सोल इज रेडी टू गेट साल्वेशन यानी कि मोक्ष। और इसीलिए कामसूत्र का अपना बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, जो अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर लोग नहीं समझते। एंड दिस लिटरेचर इज नॉट रेड बाय द इंडियंस, इट इज मोर रेड बाय द फॉरेनर्स एंड अ वेरी फ्यू इंडियंस। So these are all the great literatures which were created in the Gupta age. Now comes the various scientific literatures, क्योंकि
बहुत सारे विद्वानों को प्रशय मिला, तो उनमें बहुत सारे वैज्ञानिक किस्म के लोग भी थे, विद्वान भी थे। तो आर्यभट्ट एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखी। आर्यभट्टियम में पाई की वैल्यू देना हो या फिर डेसिमल सिस्टम का प्रोपोगेशन करना हो, ऐसी ज़बरदस्त थ्योरीज उन्होंने दी। इन थ्योरीज के दम पर ही आज जो टेक्नोलॉजी है वो है। तो कहीं ना कहीं आज की टेक्नोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो यहाँ से आता है। ब्रह्मगुप्त भी एक बड़े ज़बरदस्त मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलजेब्रा को एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना शुरू किया। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। और वराह मिहिर जो उज्जैन के एक शक थे, वराह मिहिर तीथियन ऑफ उज्जैन, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी पंच सिद्धांतिका। इस पंच सिद्धांतिका के अंदर इन्होंने सेलेस्टियल बॉडी से जुड़े हुए सेलेस्टियल बॉडी और उनके मूवमेंट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट थ्योरीज प्रोपोगेट करी थी। वो यूरोपियन स्कॉलर्स तो बहुत बाद में आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज प्रोपोगेट करी, उनके नाम पे हो गई, लेकिन पंच सिद्धांतिका के अंदर ऑलरेडी इतना सब कुछ मेंशन्ड है कि जब आधे से ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड ये मानता था कि धरती फ्लैट है, एक जगह जाके आप गिर जाओगे, तभी पंच सिद्धांतिका के अंदर उन्होंने सब कुछ बता दिया था। पंच सिद्धांतिका का एक पार्ट होता है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांतिका। इस सूर्य सिद्धांतिका के अंदर इन्होंने धरती, धरती से सूर्य, उसकी दूरी, कौन किसके अराउंड घूमता है, सब कुछ चीज़ें बता दी। इतना ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन इनका रहा था एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल बॉडी का। इनके बेटे पृथ्वी यशस भी इन्हीं की तरह थे, एक एस्ट्रोलॉजर थे, और उन्होंने भी हर्षत पंचशिका नाम की एक किताब लिखी थी। नागार्जुन के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि एक महायानिस्ट भी थे, और ही वॉज अ जीनियस इन केमिस्ट्री, एक मेटलर्जिस्ट थे। आयुर्वेद भी अपने फाइनल शेप में इसी दौर में आता है। गुप्ता एज में टेम्पल्स का निर्माण भी शुरू होता है जिन्हें कहा जाता है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। हमें मूर्तियां तो बहुत मिलती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मूर्तियां मिली हमको, मौर्यन पीरियड में भी मूर्तियां मिली, पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर डेवलप होता है। लेकिन गुप्ता एज के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां ज्यादा बनी, और इन्हीं मूर्तियों को रखने के लिए टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो जो शुरुआती टेम्पल्स होते हैं, जो अर्ली टेम्पल्स होते, गुप्ता एज के टेम्पल्स होते, वो ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स हुआ करते थे, फ्लैट रूफ्ड हुआ करते थे, कम पिलर्स उसमें होते थे। और ये टेम्पल्स जो होते थे छोटी साइज के होते थे, लो प्लिंथ पे बने हुए होते थे। तो क्या क्या फीचर्स होते थे इन टेम्पल्स के, वो हम लिख देते हैं। इट हैड अ गर्भगृह फॉर द मेन श्राइन। जो मुख्य देवता होते थे मंदिर के, उनको रखने के लिए गर्भगृह हुआ करता था। दूसरा, इट हैड परिक्रमा, तो कहते हैं सरकम नेविगेशन पाथ। सरकम नेविगेशन पाथ, जैसे मंदिर की परिक्रमा आप करते हो, वैसा यहां से ही होना शुरू हो गया था। तीसरा, देवेयर मोस्टली मोनोलिथिक, मतलब कि एक ही चट्टान को काट कर बनाया हुआ मंदिर। हालांकि ये वाला जो मंदिर है ना, ये स्ट्रक्चरल टेम्पल है। यहाँ पे चट्टानों को तोड़कर क्यूबिक साइज में उसको काट कर एक के ऊपर एक जमा कर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। तो ये एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है जो फोटोग्राफ में, लेकिन गुप्ता एज में बहुत सारे मोनोलिथिक टेम्पल्स बनाए जाते थे। साथ ही साथ दे वेयर स्मॉल इन साइज with very
लेस carvings on them, उनपे नक्काशी मूर्तिकला बहुत कम होती थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे वेर फ्लैट रूफ्ड, छतें उनकी सपाट होती थी, इसके ऊपर शिखर नहीं होता था। जैसे बाद में राजपूत पीरियड में हम देखेंगे टेम्पल्स के ऊपर बड़े बड़े शिखर बनने लग गए, यहाँ पे टेम्पल्स कंप्लीटली फ्लैट रूफ्ड हुआ करते थे। साथ ही साथ बुद्धिस्ट एज में हमको कुछ केव्स भी देखने को मिलती है। ये जो केव्स आपको दिखाई दे रही है अजंता, इसी के साथ एलोरा नाम भी चलता है, लेकिन अजंता की गुफाएं अलग है, एलोरा की गुफाएं बिल्कुल अलग है। एलोरा की गुफाएं राजपूत पीरियड में हम देखेंगे कि कैसे बनी थी, क्या उसके फीचर्स थे। ये गुफाएं जो है अजंता केव्स, बिल्ट बिटवीन कब से लेके कब के बीच में बनी थी? सातवाहन टू वाकाटक एज, सातवाहन से लेके वाकाटक एज के बीच में ये गुफाएं बनी थी, जिन्हें अजंता की गुफाएं कहा जाता था। आगे लिख देते हैं, दीज आर रॉक कट केव्स। इस तरह की रॉक कट केव्स मौर्यन पीरियड से ही बननी शुरू हो गई थी। मौर्यन पीरियड में भी हमने बाराबर हिल केव्स देखी थी, लोमस ऋषि गुफा, जहां पर कि आजीवक सेक्ट के मॉन्क्स को डिवोट किया गया था गया के पास में। तो वैसी रॉक कट गुफाएं यहाँ पे भी बनी थी। एक और पॉइंट इनका, बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप, एकदम पहाड़ की तीखी ढलान पे बनी हुई गुफा है, जिससे ये समझ में आता है कि बनाने वाले ये बात नहीं चाहते थे कि यहाँ पे बैठे हुए बुद्धिस्ट मॉन्क्स इजीली अप्रोचेबल हो या उनको उनके मेडिटेशन में डिस्टरबेंस हो। तो शायद सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी गुफाएं पहाड़ की तीखी ढलान पे बनाई गई थी, जो कि बहुत यूनिक बात है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, अ वाटर रिचार्जिंग सिस्टम। तो हमको यहाँ से वाटर रिचार्जिंग सिस्टम भी मिलता है। ऊपर पहाड़ों में जो बारिश होती थी तो रिसता हुआ पानी इन गुफाओं के ऊपर से बने हुए छोटे छोटे चैनल से नीचे कुंड में आता था और कुंड में एक्यूमुलेट होता जाता था, जिससे कि साल भर के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए हुआ करती थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हम, बोथ विहार एंड चैत्य। देखिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो रहते थे विहार में और मेडिटेशन चैत्य में करते थे। तो यहाँ पे इन गुफाओं में हमको दोनों ही तरह की गुफाएं मिलती है, चैत्य जैसी गुफाएं भी मिलती है और विहार जैसी गुफाएं भी मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में वो ये है कि फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है भित्ति चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र जो कि लॉर्ड बुद्ध से रिलेटेड थे, और ये म्यूरल पेंटिंग्स के लिए अजंता फेमस है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम डिवाइड कर देते ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ से ये नीचे वाली जो गुफाएं हमको दिखाई दे रही, ये बाघ की गुफाएं हैं। दीज आर बाघ केव्स। अब बाघ की गुफाओं में एक तो ये गुप्ता एज की गुफाएं थी, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता एज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉक कट केव्स, ये भी वैसी ही रॉक कट केव्स थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी म्यूरल पेंटिंग के लिए फेमस है।
फेमस फॉर म्यूरल पेंटिंग्स। बिल्कुल उसी तरह की म्यूरल पेंटिंग यहाँ पे भी मिली है, जैसी कि अजंता की गुफाओं में मिली है। और उसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिचुएटेड इन धार ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। और ये भी रॉक कट केव्स है। यहाँ पे भी हमको चैत्य विहार मिले, म्यूरल पेंटिंग्स मिली। तो ये आइडेंटिकल है। और जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंताओं की गुफाओं का रेप्लिका जैसा है। बस ये इतने जेंटल, इतने स्टीप स्लोप पे नहीं बनी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर्स में। तो ये छोटा रेप्लिका है एक अजंता की गुफाओं का, जो मध्य प्रदेश से हमको मिलता है, जो गुप्ता एज में ही डेवलप हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि पिछले 2-3 क्लासेस से जितने क्वेश्चंस, जितने चैप्टर्स हमने स्टडी किए थे, और इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच किंग ऑफ द मगध एम्पायर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गिरिविराज टू पाटलिपुत्र। भाई इनमें से वो कौन सा रूलर था जिसने राजधानी बदल दी थी? गिरिविराज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। राजगृह, गिरविराज, राजगीर, ये अलग अलग नामों से एक ही जगह है। गिरविराज से पाटलिपुत्र राजधानी बदलने वाला रूलर कौन था? उदयन था, जो अजात शत्रु का बेटा था। ऑब्जेक्टिव ये था कि अब युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, मगध वैसे एक साम्राज्य बन गया था, तो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए। और व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए राजधानी शिफ्ट की जाए एक घने पहाड़ी जंगली इलाके से नदी के किनारे वाले इलाके पर, जहाँ पे बाकी भारत से बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी होती हो। इसीलिए उदयन ने ये कैपिटल ट्रांसफर करी थी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग, जो कि बिल्कुल सही है। द लास्ट शुंग किंग देवभूति was assassinated by his ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कण्व who usurped the throne। ये भी मैंने आपको बताया था कि कण्व डायनेस्टी के रूलर ने, शुंग डायनेस्टी के रूलर, कण्व डायनेस्टी के मिनिस्टर ने शुंग डायनेस्टी के रूलर की हत्या करके इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। एंड द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय आंध्राज। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ही पॉइंट सही है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज बिकम्स द करेक्ट। यही जो आंध्राज है आगे चल के सातवाहन के नाम से जाने गए। तो मौर्यों का डिक्लाइन होता है शुंगों के हाथों, शुंगों का डिक्लाइन होता है कण्वों के हाथों, और कण्वों का डिक्लाइन होता है सातवाहनों के हाथों। ये ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हियर। संगम लिटरेचर क्या है? क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पैटर्नाइज्ड बाय गुप्ताज नहीं, गुप्ताज ने ऐसी कोई लिटरेचर पैटर्नाइज नहीं किए। पाली लिटरेचर डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट संघ नहीं, इसका कोई बुद्धिस्ट ओरिजिन भी नहीं है। अर्ली तमिल लिटरेचर एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट 3 centuries ऑफ द क्रिश्चियन एरा। नाउ दिस सीम्स करेक्ट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर्स हैं। संस्कृत वर्क ऑफ पुराणिक नेचर डीलिंग विद द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस वेयर देयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स इन प्रयाग। प्रयाग के संगम के बारे में कोई पौराणिक लिटरेचर है तो नहीं, ये भी नहीं है। ओनली सी इज हियर करेक्ट। कि संगम लिटरेचर क्या है, संगम के बारे में हमने बात करी थी कि संगम क्या है। तो उत्तर भारत की भाषा और संस्कृति का दक्षिण भारत की भाषा और संस्कृति से संगम हुआ, कई ग्रंथों की रचना हुई, जिससे हमको दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। Who was the founder of Shung dynasty? Very easy one, Pushyamitra is the correct answer here. The destruction of the Mauryan Empire was followed by a series of invasion. मौर्यन एम्पायर का जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा था, वैसे वैसे ही आक्रमण बढ़ते जा रहे थे भारत में। पहला कौन था आक्रमण करने वाला पोस्ट मौर्यन पीरियड में? क्या वो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, क्या वो पार्थियंस थे, क्या वो कुषाण थे, या वो शक यानी कि सीथियंस थे? द करेक्ट आंसर हियर इज बैक्ट्रियन ग्रीक्स, या फिर हम इनको इंडो ग्रीक्स भी बोल सकते हैं, जो बाद में इंडो ग्रीक्स बन गए थे।
किस तरह से इंडो ग्रीक्स के पहले रूलर डेमेट्रियस ने डिक्लाइन होते मौर्यन एम्पायर का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया और हमला करके उत्तर पश्चिम भारत नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के इलाके में इंडो ग्रीक किंगडम स्टैब्लिश कर दिया था। तो ये उन्हीं हमलों की बात हो रही है और उसमें पहला हमला करने वाले इंडो ग्रीक्स होते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद दूसरा, अब अगर नंबर देते हम पहला दूसरा करके, तो ये पहले होते हैं, ये सीथियंस दूसरा हमला करते हैं, पार्थियंस तीसरा हमला करते हैं और सबसे एंड में चौथा हमला कुषाण करते हैं। शाका एरा वॉज स्टार्टेड बाय, शक संवत की शुरुआत किसने करी थी? इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क 78 AD। ऑल्सो द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी इसको कहा जाता है शक संवत को, जो सम्राट कनिष्क ने शुरू किया था 78 AD में। तो आज के हिसाब से, हमारे नेशनल कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? तो जैसे आज चल रहा है 2022, इसमें से आप 78 माइनस कर दीजिए, तो जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। और वो साल हमारे नेशनल कैलेंडर के हिसाब से अभी चल रहा है शक संवत, जो ओरिजिनली कनिष्क ने शुरू किया था। सेंट थॉमस केम टू इंडिया in the 1st century AD to propagate Christianity. He came during the reign of, correct answer is Gondophares. He was a Parthian ruler. ये एक पहलव शासक था, एक पार्थियन रूलर था, जिसके दौर में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए ये एक पार्थियन रूलर था जिसके दौर में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए सेंट थॉमस इंडिया आते हैं एंड ही वाज वेल रिसीव्ड बाय दिस रूलर इट इज सेड। और बाद में फिर सेंट थॉमस साउथ इंडिया चले जाते हैं, वहां पे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं। तो ये एसोसिएशन गोंडोफर्नीज और सेंट थॉमस का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कई एग्जाम्स के अंदर कि जब गोंडोफर्नीज आए थे भारत में तो कौन सा रूलर था जिसने उनको पैट्रनाइज किया था, या फिर गोंडोफर्नीज ने किसको पैट्रनाइज किया था, एक कौन से रिलीजन को वो प्रीच करने आए थे, उनका नाम क्या था। सेंट थॉमस जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स में से एक थे जो भारत में क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए आए थे। सेंट थॉमस वाज ओरिजिनली अ सीरियन क्रिश्चियन जो दक्षिण भारत में आके प्रोपोगेशन करने की कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कोई खास ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉरेन इन्वेजन बाय द फॉलोइंग ऑन इंडिया, अब भी जस्ट हमने उसकी बात करी थी। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने किया था, फिर सीथियंस ने किया था, फिर पार्थियंस ने, फिर कुषाण ने, मतलब 1 2 3 4 ही सही है। तो सी हियर बिकम्स द करेक्ट वन। हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट अहरा, द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ रेवेन्यू एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शन इन हिज ज्यूरिसडिक्शन ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर वाज आल्सो नोन एज, वेरी इजी, राजुक। लेक्चर में भी जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कुमारपाल राष्ट्रपाल होते थे किसी प्रांत में, फिर उनके अंडर में प्रदेशिक होते थे, प्रदेशिक्स के अंडर में राजुक होते थे, और ये राजुक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की तरह हुआ करते थे। दे वर द प्रिंसिपल टैक्स कलेक्टर्स, जो मौर्यन पीरियड के ऑफिसर्स हुआ करते थे। Which one among the following statement about Ashokan edict is incorrect? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? The pillar edict were located in all parts of empire, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर नहीं है हमारा। The edicts give detail of his personal concerns but are silent on events of the empire. हाँ, ज्यादातर कलिंग वॉर को छोड़कर और किसी इवेंट के बारे में नहीं बताया, तो ये भी बात करेक्ट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ इंस्क्राइब्ड मैटर ऑन रॉक एडिक्ट डिफर्स कंप्लीटली विद दैट ऑफ पिलर एडिक्ट, मतलब पिलर एडिक्ट में जो बात कही है और रॉक एडिक्ट में जो बात कही है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती, तो ये बात गलत है, ये हमारा आंसर हो सकता है। हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। द ग्रीक और आर्माइक
एडिक्ट्स आर वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट यूज्ड इन अदर एडिक्ट्स, मतलब कि जो बाकी के भारत में प्राकृत भाषा में पिलर्स के ऊपर या रॉक्स के ऊपर एडिक्ट्स लिखे गए हैं, उसी का ट्रांसलेशन अफगानिस्तान के अंदर ग्रीक और आर्मेइक भाषा में किया गया है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ग्रीक और आर्मेइक में जो लिखा है वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई बातों का ही ट्रांसलेशन है, तो हाँ, उसी का ट्रांसलेशन है। तो ये भी सही पॉइंट है। जो जो सही है वो हमारा आंसर तो नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा इन्होंने, एंड सी हियर बिकम्स द करेक्ट वन। अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ मनशेरा एंड शाहबाज गढ़ी। देखिए, मनशेरा और शाहबाज गढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये दोनों नॉर्थ पाकिस्तान में मिले हैं। अब नॉर्थ पाकिस्तान में मिली मनशेरा और शाहबाज गढ़ी की लिपि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्राकृत लैंग्वेज खरोष्टी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज आर्मेइक लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, या आर्मेइक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। क्या है इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। व्हाट इज खरोष्टी स्क्रिप्ट? खरोष्टी स्क्रिप्ट इज दैट स्क्रिप्ट जिसमें कि यू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यू खड़े हो जाइए और कागज रखिए अपने सामने, कागज में जहां आपका राइट आ रहा है वहां से लिखना शुरू कीजिए, लेफ्ट पे खत्म कीजिए, फिर राइट से लिखना शुरू कीजिए, लेफ्ट पे खत्म कीजिए। ये खरोष्टी स्टाइल ऑफ राइटिंग होती थी, जो पर्शिया की देन है। पर्शियन कल्चर में इस तरह से लिखा जाता था। एक खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, और प्राकृत भाषा पाकिस्तान में हमको मिलती। अफगानिस्तान के अंदर, या मैं लिख देता हूं आपको ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, जो अफगानिस्तान का रीजन है, अफगान रीजन में जो एम्परर अशोक के एडिक्ट्स हैं उनकी भाषा है, लैंग्वेज इज ग्रीक एंड आर्मेइक, और स्क्रिप्ट भी उन्हीं की है। सिमिलरली जो पाकिस्तान का रीजन है वहां पे हमको जो लैंग्वेज मिली है वो तो प्राकृत ही है, एंड स्क्रिप्ट इज खरोष्ठी, जो कि मैंने ऊपर बताया। और ज्यादातर जो इंडिया के अंदर हमको इंस्क्रिप्शंस मिले, आज के इंडिया के अंदर, वो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज प्राकृत है और स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, लैंग्वेज प्राकृत है भारतीय उपमहाद्वीप में। पाकिस्तान में लैंग्वेज प्राकृत है, स्क्रिप्ट खरोष्टी है। और अफगानिस्तान में स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों ही फॉरेन की है। और अगला क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ फेमस टेक्स्ट मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस के ऑथर कौन थे? अभी हमने बात करी थी मुद्रा राक्षस की, विशाखा दत्त वॉज द ऑथर। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महाक्षत्रप? कौन सा शासक खुद को महाक्षत्रप कहता था? द सीथियन रूलर रुद्रदमन इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग लेट, अच्छा, सीथियन रूलर रुद्रदमन के बारे में एक फैक्ट याद रख लेना कि हिज इंफॉर्मेशन is obtained from जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से संस्कृत में लिखा हुआ एक बहुत बड़ा अभिलेख है, इससे हमको महाक्षत्रप रुद्रदमन की जानकारी मिलती, जो कि वेस्टर्न सीथियन रूलर था। ये भी याद होगा आपको, लिख देता हूं, वेस्टर्न शक
क्षत्रप, इसको ग्रीक्स जो होते थे क्षत्रप को सैट्रप बोलते थे, सैट्रप। और ये क्षत्रपी सिस्टम ग्रीक्स ही लेके आए थे भारत के अंदर। ग्रीक्स क्या करते थे, किसी इलाके को जब जीत लेते थे तो जीते हुए इलाके के किसी हिस्से में अपने कमांडर को गवर्नर बना देते थे, और उस कमांडर को वो लोग कहते थे सैट्रप्स, जो कि भारत में कहा जाने लग गया क्षत्रप। तो इस तरह क्षत्रपी व्यवस्था भारत के अंदर विकसित हो गई थी, और रुद्रदमन स्वयं को महाक्षत्रप कहते थे। Which of the following king led a naval expedition against the Maldive island? राजेंद्र चोल, राजधिराज चोल, राजराजा चोल, राजाधिराज चोल, राजेंद्र चोल या राजेंद्र चोल सेकंड। देखिए अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर राजेंद्र चोल है। आगे हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे डाल दिया है इस क्वेश्चन को। राजेंद्र चोल इंपीरियल चोलास के एक बहुत ही जबरदस्त रूलर थे, और इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन लीड किया था, और नेवल एक्सपीडिशन लीड करके कॉन्क्वेस्ट करी थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि फाउंडर्स कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए। सिमुक, या फिर इनको श्रीमुख भी कहा जाता रहा होगा, और प्राकृत में श्रीमुख, संस्कृत का श्रीमुख प्राकृत में हो गया सिमुक, और इस सिमुक ही सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा होता है, इसके क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग इट। जय हिंद।